हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है वेयर क्लॉज, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, यूज ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट एंड यूज ऑफ लिमिट एंड ऑफसेट। हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेयर क्लॉज क्या होता है। द वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशन। इट मीन्स हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं एसक्यूएल में अपने रिकॉर्ड को फिल्टर आउट कराने के लिए किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारे रिकॉर्ड्स है, अगर उसके अंदर कोई एज कॉलम है तो हम कोई एज का फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ वो डेटा देखना है जहाँ पर एम्प्लॉय या स्टूडेंट की एज 20 से कम हो या 25 से ज़्यादा हो। इस तरीके की हम कंडीशन लगाते हैं वेयर क्लॉज की हेल्प से। इट इज़ कॉमनली यूज्ड विद सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। यानी कि जो वेयर क्लॉज है वो कॉमनली यूज होता है सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट कमांड से। एंड इस वीडियो में हम वेयर क्लॉज को सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट तीनों के साथ यूज करके देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम वेयर क्लॉज का सिंटैक्स देख लेते हैं। वेयर क्लॉज के सिंटैक्स में हम लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम के नेम्स फ्रॉम, जो भी हमारी टेबल का नाम है, और वेयर के बाद वो हम कंडीशन देते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा को फिल्टर आउट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एज इज इक्वल्स टू 25। यानी कि ये मुझे सिर्फ वो वाला डेटा शो करेगा जहाँ पर कि एम्प्लॉय की एज 25 है। और अब हम चलते हैं अपने वर्क बेंच में और इन एग्जाम्पल को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर जो मैंने कॉलम्स लिए हैं वो है आईडी, नेम, एज, हायरिंग डेट और सैलरी। और ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब मैं इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। देन मैं इस डेटा को सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से एक बार चेक कर लेता हूँ कि इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो ये मेरा डेटा मुझे शो हो गया है, यानी कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम वेयर कंडीशन को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हमारी टेबल का नेम है। और मैंने देन वेयर कीवर्ड लिखा है और उसके बाद ये मैंने एक कंडीशन लिखी है जहाँ पर कि एज इक्वल्स टू 25 हो। यानी कि इस डेटा में ये जो एज कॉलम है यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की एज 25 होगी ये इस डेटा को फिल्टर कर देगा। तो मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। तो राहुल और अमित ये दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी एज 25 थी, तो इसने इस डेटा को फिल्टर कर दिया। इस तरीके से हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक बार कंप्लीट डेटा दिखा देता हूँ। और अब ये जो मैं वेयर क्लॉज की हेल्प से कंडीशन लगा रहा हूँ वो है जहाँ पर हायरिंग डेट जो है वो इक्वल्स टू हो 10 अगस्त 2021। तो ऐसे भी हमारे पास दो ही रिकॉर्ड है। फर्स्ट टू रिकॉर्ड जहाँ पर कि नेम अंकित और राहुल है, इन दोनों की हायरिंग डेट 10 अगस्त 2021 है। तो जैसे ही हम इस कंडीशन को रन करेंगे हमें ये दोनों रिकॉर्ड विजिबल हो जाएंगे। और अगर हम इसका कोड समझें तो मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारी टेबल का नेम है। देन मैंने वेयर कंडीशन के लिए वेयर कीवर्ड को यूज करा है और ये मेरी कंडीशन है कि हायरिंग डेट इक्वल्स टू 10 अगस्त 2021। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और ये इसने मुझे फर्स्ट टू रिकॉर्ड दे दिया जहाँ पर जो हायरिंग डेट है वो 10 अगस्त 2021 है। तो इस तरीके से हम वेयर क्लॉज को सेलेक्ट क्वेरी के साथ यूज करते हैं जहाँ पर हम वेयर में वो कंडीशन दे देते हैं और वो ही डेटा हमें शो होता है जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं कि अपडेट कमांड क्या होती है। द अपडेट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। इट मीन्स हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं जो हमारी टेबल में डेटा है, अगर हमें उस डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हम अपडेट कमांड की हेल्प से करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो है अपडेट, देन टेबल का नाम, देन हम एक सेट कीवर्ड का यूज करते हैं, देन हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिसमें हम वैल्यू को अपडेट कराना चाहते हैं और इक्वल्स टू करके वो हम वैल्यू लिखते हैं नई वाली जो हम उस सेल के अंदर अपडेट करना चाहते हैं। और ऐसा हम कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम्स में भी अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज देकर। और अब हम इसको वर्क बेंच में एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो अब हम अपने वर्क बेंच पे चलते हैं। ये हम अपने वर्क बेंच पे आ गए और सबसे पहले मैं अगेन आपको एक बार एम्प्लॉय टेबल शो कर देता हूँ। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है और अब जो मैंने क्वेरी लिखी है वो मैंने लिखी है अपडेट, टेबल का नाम, सेट एज 20। और अभी आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने यहाँ पर कोई भी वेयर कंडीशन नहीं दी है। तो ये जो क्वेरी है ये क्या करेगी, ये अपडेट करेगी एम्प्लॉय टेबल को और ये सेट कर देगी एज कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको 20।
तो एज कॉलम में अभी जो हमारे पास सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 24, 25 इस तरीके की, क्योंकि मैंने वेयर कंडीशन नहीं लिखी है तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको 20 से रिप्लेस कर देगी। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास एक एरर आ गया है और वो एरर है यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। इट मीन्स जो हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेफ मोड में होता है, यानी कि वो हमें कोई भी अपने एग्जिस्टिंग डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं करने देता है। तो उसको ऑफ करने के लिए हमें एक ये कमांड रन करनी पड़ती है जो होती है एसक्यूएल सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल्स टू 0। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, अब जो हमारा वर्कबेंच है वो हमें अपने डेटा में अपडेट्स करने देगा। और ये जो मेरी एसक्यूएल सेव अपडेट कमांड थी सक्सेसफुली रन हो गई है। तो अगर मैं अब इस कोड को रन करने का ट्राई करूँगा अपडेट कमांड को, तो ये मुझे इसको सक्सेसफुली रन करने देगा। और अगर अब हम अपनी टेबल को देखेंगे तो जो एज कॉलम है वहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं वो 20 से रिप्लेस हो गई हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी वेयर कंडीशन नहीं दी थी। तो इसने पूरे के पूरे कॉलम को ही नई वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी होता है कि कब हमें वेयर क्लॉज़ को यूज़ करना है और नहीं। तो अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबको इस नई वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो एम्प्लॉयी की सैलरी है उसको 20% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि इसके लिए जो मैंने सिंटैक्स लिखा है वो है अपडेट, टेबल का नाम, सेट, सैलरी, और सैलरी के बाद मैंने लिखा है इक्वल्स टू सैलरी जो कॉलम है वो मल्टीप्लाई हो जाए 1.2 से। इसका मतलब यही होता है कि ये 20% इंक्रीमेंट कर दे हर उस सैलरी को जो सैलरी कॉलम में लिखी है। तो एग्जांपल के लिए जो हमारी सैलरी है वो भी 10,000 20,000 इस तरीके की है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, जो सैलरी कॉलम है उसकी सारी वैल्यूज़ 20% से इंक्रीमेंट हो गई होंगी। अब हम अपने डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पर 10,000 था, ये 12,000 हो गया, यहाँ 20,000 था, ये 24,000 हो गया। तो हमारी सारी वैल्यू 20% से इंक्रीमेंट हो गई। तो ये एक और एग्जांपल हमने देखा अपडेट कमांड का। कि अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम अपडेट कमांड की हेल्प से मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट कराएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट, देन टेबल का नाम, देन सेट कीवर्ड, देन मैं चाहता हूँ कि जो सैलरी कॉलम है उसके अंदर जो नई वैल्यू है वो आ जाए 1000, और जो एज है उसके अंदर जो नई वैल्यू है वो आ जाए 24। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, और ये मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। और अगर अब मैं सेलेक्ट कमांड पे सेलेक्ट करूँ, तो जो मेरा एज कॉलम था वहाँ पर ये जो न्यू वैल्यू है 24, सब में 24 आ गई। और जो मेरा सैलरी कॉलम था उसके अंदर हर जगह 1000 आ गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं अपडेट कमांड की हेल्प से। और अभी तक हमने जो भी अपडेट कमांड देखी वो विदाउट वेयर क्लॉज देखी। अब हम अपनी अपडेट कमांड को वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपडेट कमांड को वेयर क्लॉज के साथ ही यूज़ करते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस होता है जब हम पूरे के पूरे कंप्लीट कॉलम के अंदर एक ही सिंगल वैल्यू अपडेट करवाना चाहते हो। हम पर्टिकुलरली किसी सेल वैल्यू को ही अपडेट कराते हैं और वो हम वेयर कंडीशन की हेल्प से ही करा पाते हैं। तो उसके लिए अब मैंने लिखा अपडेट एम्प्लॉई, टेबल का नाम, देन मैंने लिखा सेट, और अब मैं जो सैलरी है उसको जो मैं सेट करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ 30,000। और ऐसा सिर्फ उस जगह हो जहाँ पर वेयर ID इक्वल्स टू 1, यानी कि ID सिर्फ फर्स्ट रो में 1 है। तो जो इसकी सैलरी है सिर्फ वो 30,000 होएगी और बाकी जो टेबल है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब मैं इस क्वेरी को आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और अब हम अपने डेटा को देखते हैं। तो ये जो मेरी ID 1 थी, यहाँ पर जो सैलरी थी वो 30,000 अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपडेट के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ करके किसी पर्टिकुलरली सेल की वैल्यू या पर्टिकुलरली किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करवाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे एक सेल की वैल्यू को अपडेट करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स के सेल की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है जहाँ पर मैंने लिखा है अपडेट, टेबल का नाम जो कि है एम्प्लॉय, सेट सैलरी इक्वल्स टू 80,000 और एज में वैल्यू आ जाए 30, जहाँ पर ID इक्वल्स टू 3 हो, यानी कि ID हमारी यहाँ पर 3 है। तो अब जो इसकी सैलरी है वो 1000 की जगह 80,000 हो जाएगी और जो एज है वो 24 की जगह 30 हो जाएगी। यहाँ पर हम दो सेल की वैल्यूज़ को अपडेट करा रहे हैं अपडेट कमांड की हेल्प से, और हमने वेयर कंडीशन में लिखा है ID इक्वल्स टू 3, यानी ये सिर्फ इस ID से रिलेटेड है। तो इसी रो की एज और इसी रो की सैलरी अपडेट होगी। तो अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ।
ये मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और अब मैं सेलेक्ट कमांड की हेल्प से अपनी टेबल को देखता हूँ। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी 3 थी, यहाँ पर जो नई एज है वो 30 और सैलरी 80,000 अपडेट हो गई है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज़ को भी अपडेट करा सकते हैं अपडेट क्वेरी की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि डिलीट कमांड क्या होती है। द डिलीट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिमूव वन और मोर रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इट मीन्स हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं जब हम अपने टेबल में से किसी एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं, तो हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। और जो डिलीट कमांड का सिंटैक्स है वो है डिलीट फ्रॉम, यहाँ पर हम टेबल का नाम लिखेंगे और हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम एक कंडीशन देंगे। जो भी रोज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो सारी रोज़ डिलीट कमांड डिलीट कर देगी। और अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लिखते हैं और हम सिर्फ इतना लिख के रन करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो पूरी की पूरी टेबल में जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब हम इन सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं वर्कबेंच में। तो इसके लिए हम अपने वर्कबेंच पे चलते हैं। ये हम अपने वर्कबेंच पे आ गए। सबसे पहले मैं आपको एम्प्लॉय टेबल शो कर देता हूँ और जो सबसे पहली डिलीट कमांड हम देखेंगे वो है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय हमारी टेबल का नाम है। वेयर ID इक्वल्स टू 1, यानी कि जहाँ पर भी ID 1 है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो ये जो फर्स्ट रो है जहाँ पर ID 1 है, जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूँगा जो मेरी फर्स्ट रो है वो डिलीट हो गई होगी। अब मैं आपको टेबल शो करता हूँ। तो इसने जहाँ पर ID 1 थी उस पूरे कंप्लीट रो को डिलीट कर दिया। और अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट कराने हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है वो लिखी है मैंने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायरिंग डेट इक्वल्स टू 11 अगस्त 2021। तो ऐसा दो रोज में है जहाँ पर जो डेट है वो एग्जैक्ट इसके मैचिंग है, यानी कि 11 अगस्त 2021। ऐसी जो हमारी रो है जहाँ पर ID हमारी 3 और 4 है। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूँगा जो हमारा रिकॉर्ड है विद ID 3 और 4, ये दोनों रोज हमारी डिलीट हो जाएंगी। और मैंने इसको रन करा। अब अगेन हम सेलेक्ट क्वेरी को रन करते हैं तो 3 और 4 ID वाली रो भी इसने डिलीट कर दी। तो अगर हमारी जो कंडीशन है वो मल्टीपल रोज को सेटिस्फाई कर रही है तो ये हमारी टेबल में से उन सारे रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर देता है जो हमारी डिलीट कमांड होती है। और अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं डिलीट का, जहाँ पर हम डिलीट के साथ अगर वेयर क्लॉज को यूज ही नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जो मेरी कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जितनी भी रोज या जितना भी डेटा है ये उस सबको डिलीट कर देगा। तो अभी मेरी एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये 2 रिकॉर्ड है, बट जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और उसके बाद मैं अपनी टेबल को शो करता हूँ तो अब ये ब्लैंक हो गई है, अब इसमें से कोई भी डेटा नहीं है। यानी कि अगर हम डिलीट कमांड के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं तो ये एग्जैक्ट वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि हमारी ट्रंकेट कमांड वर्क करती है। हम ट्रंकेट कमांड का भी यूज़ जब भी करते हैं जब हमें अपनी टेबल में से कंप्लीट डेटा को डिलीट कराना हो, और सेम चीज़ हम डिलीट कमांड की हेल्प से भी परफॉर्म करा सकते हैं अगर हम उसको सिर्फ डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम लिखें और कोई वेयर कंडीशन ना लिखें। बट ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि डिलीट और ट्रंकेट में से कौन सी कमांड फास्टर होती है। तो उस केस में आप ट्रंकेट कमांड बोलोगे, क्योंकि डिलीट में तो फिर भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं बट ट्रंकेट के साथ हम कभी वेयर क्लॉज का यूज़ ही नहीं कर सकते। इसलिए ट्रंकेट कमांड हमेशा हमें फास्टर रिजल्ट देती है, क्योंकि वो एग्जैक्टली उस टेबल पर जाकर उसके कंप्लीट डेटा को डिलीट कर देती है। और डिलीट कमांड अगर हमने उसके साथ वेयर दिया हुआ है तो वो रो बाय रो हमारी कंडीशन को चेक करती है, इसलिए जो डिलीट कमांड होती है वो ट्रंकेट के कंपैरिजन में स्लो वर्क करती है। अब हम समझते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट क्या होता है। द ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली जनरेट अ यूनिक वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेनेवर अ न्यू रो इज इंसर्टेड एंड इट इज कॉमनली अप्लाइड टू प्राइमरी की कॉलम लाइक ID। इट मीन्स जो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट होता है वो ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर जनरेट करता रहता है जब भी हम एक न्यू रो इंसर्ट करते हैं, यानी कि जब भी हम एक न्यू डेटा इंसर्ट करते हैं अपनी टेबल के अंदर। एंड जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो हम कॉमनली अप्लाइड करते हैं प्राइमरी की कॉलम्स पे, जैसे कि ID या एम्प्लॉय नंबर, इस तरीके कॉलम पे हम ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं। और अब हम एक बार इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं जिसमें हम क्रिएट टेबल टेबल नेम देन ID का डेटा टाइप जो कि इंट है, और उसके बाद हम ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ये इसका सिंटैक्स होता है। हम जिस भी कॉलम पे ये लगाना चाहते हैं
हम उस कॉलम की डिक्लेरेशन के टाइम पे, यानी कि यहाँ पर मैंने आईडी को इंटीजर डिक्लेयर करा है और इसी के बाद मैंने स्पेस देके ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया है, यानी कि अब मैंने अपने आईडी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। हर नई रो के साथ ये एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा आईडी कॉलम की। और मैंने एक और कॉलम लिया है नेम वैरचर, और यहाँ पर लास्टली मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है अपने आईडी कॉलम को, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में समझा था कि इट इज़ कॉमनली अप्लाइड टू प्राइमरी की कॉलम्स लाइक आईडी। तो यानी कि मैंने अपने आईडी कॉलम को प्राइमरी की भी बना दिया है और आईडी कॉलम पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा दिया है। अब हम इसे वर्कबेंच में रन करके देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो ये हम आ गए अपने वर्कबेंच पे। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय टेबल लिया है जिसके अंदर हम आईडी कॉलम जो हमने इंटीजर टाइप का लिया है उसके आगे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है और उसी को मैंने प्राइमरी की भी डिक्लेयर करा है। और इसी के साथ मैंने एक और कॉलम लिया है नेम, जो कि मैंने लिया है वैरचर 100। तो अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और अगर मैं अभी आपको अपनी इस टेबल को दिखाऊं तो ये क्रिएट हो गई है, बट इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो अब हम इसके अंदर ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर मैंने सिर्फ नेम कॉलम की वैल्यू ली है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। सिर्फ नेम कॉलम में मैंने 2 वैल्यूज डलवाई हैं, अंकित और मोहित। तो अगर अब हम अपने डेटा को देखें तो अंकित और मोहित, बट आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे आईडी कॉलम में ऑटोमेटिकली 1 और 2 आ गया। ये आया ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से। ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप 1 से स्टार्ट करा उसने आईडी को, और जैसे ही मैंने सेकंड रो मोहित वाली भी इंसर्ट करी तो उसने उसको 2 नंबर की आईडी असाइन कर दी। और इसी में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं आईडी कॉलम की वैल्यू को मैनुअली अपनी मर्जी से 5 इंसर्ट करूँ, ये मैंने एक नई रो इंसर्ट करी, और अगर हम अपने डेटा को देखें तो ये मैंने एक न्यू रो इंसर्ट करी जहाँ पर मैंने आईडी कॉलम की वैल्यू 5 ली और नेम में मैंने अमित को इंसर्ट करा। और अब अगर मैं एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं जिसमें मैं आईडी कॉलम की कोई वैल्यू ना दूं, तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। तो ये मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करा निखिल नाम का, और यहाँ पर इसने जो इसको आईडी असाइन करी वो 6 करी। ये इसने इसलिए करा कि जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है वो इस तरीके से वर्क करता है कि वो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है जो भी उसकी प्रीवियस रो में लिखा होता है, और बाय डिफॉल्ट वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये 1 से स्टार्ट था तो इसने मोहित को 2 असाइन कर दिया, बट अमित के केस में मैंने जो आईडी है उसको खुद 5 डाला तो यहाँ पर इसने 5 ले लिया। बट निखिल के केस में मैंने कोई आईडी नहीं दी तो इसने जो अमित की आईडी थी उसमें +1 करके मुझे 6 दे दिया, और जो निखिल है उसका डेटा इसने इंसर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ऑटो इंक्रीमेंट वर्क करता है। बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होता है, और अगर आप कोई वैल्यू खुद नहीं देते हो तो ये 1 का इंक्रीमेंट करता रहता है। बट अगर आप कोई भी वैल्यू उसको दे देते हो तो फिर वो वहाँ से उसका 1 इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा ऑटो इंक्रीमेंट काम करता है। अब हम समझते हैं कि लिमिट और ऑफसेट कैसे वर्क करता है। द लिमिट एंड ऑफसेट क्लॉज इन एसक्यूएल आर यूज्ड टू कंट्रोल हाउ मेनी रोज आर रिटर्न्ड एंड वेयर टू स्टार्ट रिट्रीविंग देम। इट मीन्स जो हम लिमिट और ऑफसेट यूज़ करते हैं, जो लिमिट है उसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें कंट्रोल करना है कि हम कितनी रोज़ को रिटर्न यानी कि हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे डेटा में 100 रोज़ हैं और अगर हमने लिखा है लिमिट 5, तो ये हमें ओनली टॉप की 5 रोज़ शो करेगा। एंड ऑफसेट यूज़ होता है वेयर टू स्टार्ट रिट्रीविंग देम, यानी ऑफसेट का नंबर हमें ये बताता है कि जो हमें अपनी रो को रिट्रीव करना स्टार्ट करना है उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं जिसमें हमने सेलेक्ट कॉलम के नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, देन हम लिमिट कीवर्ड का यूज करते हैं और हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं जितनी हम एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं, और ऑफसेट के बाद हम स्टार्टिंग पोजीशन लिखते हैं जहां से हम एक्चुअल में जहां से हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो एक्चुअल में हमारे डेटा को फेच करना स्टार्ट करे, यानी कि कौन सी रो से हम चाहते हैं कि हमारा ऑफसेट का नंबर डेटा को फेच करना स्टार्ट करे। अब हम इसको वर्कबेंच में एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर अभी 5 रिकॉर्ड्स हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पे लिमिट यूज़ करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 3। इसका मतलब है कि अगर मैं लिमिट 3 नहीं लिखता तो ये मुझे 5 रिकॉर्ड देता, बट क्योंकि मैंने लिमिट 3 लिखा है तो ये मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसने मुझे टॉप 3 रिकॉर्ड दिए। तो लिमिट क्या गया, आप जो भी नंबर लिखोगे ये सिर्फ उतनी नंबर ऑफ रोज को फेच करके आपको शो करेगा। और अगर मैं अब आपको ऑफसेट का मीनिंग बताऊं तो ऑफसेट ये डिफाइन करता है कि हम स्टार्टिंग पोजीशन क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देन मैंने लिखा लिमिट 3
यानी कि मैं 3 रिकॉर्ड फेच करना चाहता हूँ, बट मैंने यहाँ पे लिखा ऑफसेट 2, बट मैं ऑफसेट 2 का मतलब है कि जो मैं स्टार्टिंग चाहता हूँ वो पहले 2 रिकॉर्ड छोड़ के चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी कंप्लीट टेबल में आपको दिखाऊँ तो 5 रिकॉर्ड है। अगर मैंने लिमिट 3 लिखा था तो इसने मुझे फर्स्ट 3 रिकॉर्ड दिए थे, बट ऑफसेट 2 लिखने की वजह से मतलब है कि अब पहले 2 रिकॉर्ड्स को छोड़ दो, यानी कि अब जो स्टार्टिंग रिकॉर्ड है वो होएगा आईडी 3 वाला, यानी कि और लिमिट मैंने 3 लिखा है तो अब ये मुझे ये 3 रिकॉर्ड ही शो करेगा। ऑफसेट 2 का मतलब है पहले 2 रिकॉर्ड्स को छोड़कर 3 से स्टार्ट करो, और टोटल मैं लिमिट में 3 लिख रहा हूँ तो मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 3, 4 और 5 ये 3 रो ये मुझे विजिबल कराएगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। 3, 4 और 5, तो इस तरीके से हमारा लिमिट और ऑफसेट चलता है। और इसको लिखने का एक ऑल्टरनेट सिंटेक्स भी होता है जिसमें हम ऑफसेट कीवर्ड को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें मैंने ऑफसेट कीवर्ड को नहीं लिखा है, बट जो ऑफसेट के आगे हम नंबर लिखते हैं यानी कि जो 2 है, अगर हम ऑफसेट कीवर्ड को स्किप कर रहे हैं तो ये जो नंबर है ये हमें पहले लिखना पड़ता है। यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट, लिमिट के बाद मैंने 2 लिखा है, बट ये जो 2 है ये ऑफसेट का नंबर है और 3 जो है वो लिमिट का नंबर है, यानी अब ये जो वर्क करेगा वो एग्जैक्ट इसके जैसे करेगा। तो अगर आप ऑफसेट कीवर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप ऑफसेट कीवर्ड को स्किप करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ता है कि जो ऑफसेट का नंबर है वो पहले आता है, और कॉमा लगा के हम लिमिट का नंबर लिखते हैं जितने डेटा को हम फैच करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसे भी रन करूंगा तो ये एग्जैक्ट सेम आउटपुट ही देगा। तो इस तरीके से हमारा लिमिट और ऑफसेट वर्क करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो के सभी टॉपिक्स को डिटेल में एग्जाम्पल की हेल्प से समझा, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।